तो कहानी की शुरुआत होती है रसल नाम के एक आदमी से, जो जेल में बैठकर अपनी ही कहानी को बता रहा था। उसके मुताबिक उसने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया था जिसका पर्दाफाश करना आज तक की डेट में नामुमकिन था। और फिर रसल शुरुआत से बताता है कि उसने इस चोरी को कैसे अंजाम दिया था। अब जिस दिन इन लोगों को बैंक में चोरी करनी थी, उस दिन वहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे। इसके बाद बैंक में एक सफेद कलर की कॉस्ट्यूम पहनकर और चश्मा लगाकर एक आदमी एंटर हुआ, और ठीक उसके पीछे सेम कॉस्ट्यूम पहने हुए और भी काफी नकाबपोश आदमी थे। और उन लोगों ने तुरंत ही बैंक का दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से अपने सारे हथियार बाहर निकाल लिए, जिससे कि वहां पर सभी मौजूदा लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। और तभी बाहर से गुजर रहे पुलिस वाले की नजर बैंक से निकल रहे धुएं पर पड़ गई। उस पुलिस वाले ने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दी, लेकिन तभी एक चोर ने उसे बंदूक दिखाया और धमकी दी और कहा कि उसने कई लोगों को बंदी बना रखा है। अगर पुलिस ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सभी कैदियों को मौत की नींद सुला देगा। लेकिन इसके बाद फिर भी उस पुलिस वाले ने पूरी पुलिस फोर्स बुलवा ली और बाहर के लोगों को बैंक से दूर हटाने लगा। फिर हम लोग डिटेक्टिव फ्रेजर को देखते हैं। जैसे ही उसे डकैती की खबर मिली तो वो फौरन ही अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर पहुंच गया, और कुछ ही पलों में पूरी फोर्स ने पूरे बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। अब दूसरी तरफ बैंक के मालिक को भी ये खबर मिली कि उसके बैंक में चोर घुस आए हैं और लोगों को बंदी बना रखा है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्रेजर और मिलर ने अपनी जांच को शुरू कर दिया। बैंक में चोरों ने हर इंसान का फोन ले लिया और उसे एक लिफाफे के अंदर डाल के अलग जगह पर रख दिया। लेकिन बैंक में काम करने वाले पीटर ने उनसे कहा कि वो अपना फोन घर पर ही भूल आया है। तभी एक चोर ने किसी का फोन लेकर पीटर के नंबर पे कॉल किया, और तभी ऑफिस से उसका फोन बजने की आवाज आने लगी। अब बेचारे पीटर की हवा बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये चोर अब उसका क्या हाल करने वाले हैं। और ठीक इसके बाद गैंग लीडर गुस्से में आकर पीटर को ऑफिस में घसीटते हुए ले गया, और तब तक कि पीटर बेहोश नहीं हो गया। और उस गैंग लीडर ने सबसे कह दिया कि अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। अब जो इन चोरों का गैंग लीडर था, उसने सभी हॉस्टेजेस के कपड़े अपने कॉस्ट्यूम जैसे ही चेंज करा दिए, और दूसरी तरफ पूरे देश भर में डकैती की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैंक के मैनेजर आर्थर ने मैडेलिन नाम की एक लड़की को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो आर्थर से मिलती है तो उसने कहा कि वो जानती है कि उस बैंक की एक तिजोरी में आर्थर का कोई राज छुपा हुआ है, और वो जानना चाहती थी आखिरकार उस तिजोरी में ऐसा है क्या। आर्थर ने कहा कि उस तिजोरी में बहुत ही कीमती चीज है, और वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चले। अब दोनों डिटेक्टिव को ये खबर मिली कि जिन गाड़ियों से चोर आए थे वो सारी गाड़ियां चोरी की ही थी। इसके बाद पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरास के जरिए अंदर देखने की कोशिश की, पर चोरों ने वो तो बहुत पहले ही तोड़ दिए थे। इसके बाद अचानक से चोरों ने एक हॉस्टेज के गले में बैग डालकर उसे बाहर भेज दिया। फिर जब पुलिस ने उससे बैग लिया तो उन्हें चोरों की लिखी हुई सारी मांगे पता चल गईं। उन्हें रात के 9 बजे तक 2 गाड़ियां और एक पायलट के साथ हवाई जहाज चाहिए था, नहीं तो वो हर घंटे एक आदमी को गोली मार देंगे। उसी वक्त आर्थर ने वहां आकर बैंक के हालातों के बारे में पूछताछ करी, लेकिन डिटेक्टिव कहने लगे कि वो खुद ही उसे हर पल की खबर देते रहेंगे। इसके बाद चोरों ने पुलिस से अंदर बंद लोगों के लिए खाने पीने की मांग की, और उसी वक्त डिटेक्टिव को एक अच्छी तरकीब सूझी। उसने बड़ी चालाकी से खानों के डिब्बों में माइक्रोफोन लगा दिए ताकि वो बैंक में चोरों की बातें सुन सके। फिर डिटेक्टिव फ्रेजर खुद ही डिब्बे लेकर बैंक तक पहुंचा और चोरों के बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उससे बात करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद वो वापस आकर माइक्रोफोन के जरिए से उनकी बातें सुनने लगे, लेकिन वो सब किसी अजीब ही भाषा में बात कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक औरत को बुलाया जो ये भाषा जानती थी, लेकिन उस औरत ने बताया कि ये सिर्फ अल्बानिया के राष्ट्रपति का भाषण है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल में चोर काफी शातिर थे और ये पहले से जानते थे कि फ्रेजर ऐसी चालाकी जरूर करेगा। इधर बैंक में रसल और उसके साथियों ने वही तिजोरी खोली और बैंक के मालिक के खुफिया कागज चुराकर कीमती हीरे वहीं पर छोड़ दिए।
इधर शहर का मेयर मैडेलिन के साथ फ्रेजर से मिलने आ पहुंचा। उसने कहा कि मैडेलिन इस केस में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन फ्रेजर ने साफ इनकार और मना कर दिया। और उसी वक्त रसल ने उसे बैंक से फोन किया और अपनी मांगे पूरी करवाने का दबाव बनाने लगा, पर फ्रेजर ने कहा कि उसे थोड़ा वक्त अभी और चाहिए। अब दूसरी तरफ मैडेलिन ने सीधा रसल को फोन किया और कहा कि वो पुलिस वाली तो नहीं है, लेकिन उसके पास रसल के लिए एक बेहतरीन ऑफर है। आखिरकार रसल ने उसे बैंक में मिलने के लिए बुला लिया। जब वो अंदर पहुंची तो उसने रसल से कहा कि पुलिस तो जरूर तुम्हें पूरी उम्र के लिए जेल में कैद कर देगी, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बिना किसी इल्जाम के बरी करवा सकती हूँ, और साथ ही साथ उसे इस काम के लिए $20 लाख भी ऑफर करे। अब इसके बाद रसल ने कहा कि देखो मैडम, कहानियां बुनना बंद करो, सीधी बात पर आओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। उसे रसल को बचाने के बदले तिजोरी में रखे हुए वो खुफिया कागज चाहिए थे। फिर रसल ने उसे कागज दिखाया, लेकिन उसने वो मैडेलिन को देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार मैडेलिन वहां से चुपचाप चली गई। उसके बाहर आते ही फ्रेजर ने उससे चोरों के बारे में पूछताछ की, तो मैडेलिन कहने लगी कि उसे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रसल किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा और किसी को भी गोली नहीं मारेगा। वो सिर्फ तुम लोगों से अपनी बात मनवाना चाहता है और कुछ नहीं। अब फ्रेजर ने रसल को फोन किया और कहा कि हवाई जहाज तैयार है, लेकिन उससे पहले वो खुद बैंक में जाकर कैदियों की जांच करना चाहता है। रसल मान गया और फ्रेजर बैंक के अंदर आ पहुंचा। उसने बैंक के सारे कमरों में मौजूदा हॉस्टेलिस से बात की और उनकी सलामती देखकर वो बैंक से बाहर जाने लगा। अब जाते जाते उसने कहा कि चाहे जो भी हो जाए वो रसल को उम्र कैद की सजा दिलवाकर ही रहेगा। पर रसल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर फ्रेजर ने अचानक से रसल पर हमला कर दिया, पर एक दूसरे चोर ने उसे पीछे से गन पॉइंट पर ले लिया और तभी वहां पर वो लड़ाई रुक गई। फिर रसल ने कहा कि अगर अब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये सब के सब एक एक करके मर जाएंगे। आखिरकार फ्रेजर भी अपने पुलिस टेंट में लौट आया और अब फ्रेजर को भी ये यकीन हो चुका था कि रसल किसी की भी जान नहीं ले सकता। उसी वक्त एक ऑफिसर ने वहां आकर फ्रेजर को बताया कि उसे इस केस से निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है इस केस के लिए। उधर फ्रेजर को अचानक से चोरों के भेजे हुए बैग में से एक डिवाइस मिला, तो वो समझ गया कि अब तक वो चोर पुलिस की सारी बातों को सुन रहे थे। उसने तुरंत कैप्टन को फोन कर बैंक पर हमला करने से रोका, क्योंकि चोर पहले से ही इसके बारे में जानते थे। वहीं बैंक के अंदर चोरों की गैंग सचमुच में पुलिस का सामना करने के लिए तैयार थी। उन्होंने सारे हॉस्टलिस को इकट्ठा करके पहले माले पर भेज दिया और नीचे के माले पर जबरदस्त धमाका कर दिए। और ठीक इसके बाद चोरों ने सभी हॉस्टलिस को भी आजाद कर दिया और खुद भी उस भगदड़ में उनके साथ ही वहां से निकल गए। तभी कैप्टन ने सभी पुलिस वालों को गोली चलाने से रोका, क्योंकि सारे अंदर फंसे हुए आदमी बाहर आ रहे थे। अब इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स बैंक के अंदर पहुंच गया, चप्पा चप्पा छान मारने लगी, लेकिन उन्हें चोरों का कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि चोरों ने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया था, और तो और उनके सारे हथियार भी नकली थे। अब वो लोग समझ गए कि सारे चोर बाकी लोगों के साथ बाहर पहले ही निकल गए हैं, इसलिए उन्होंने एक एक इंसान से पूछताछ की, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो लोग असली चोरों की पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि उन चोरों के चेहरे को तो किसी ने देखा ही नहीं था। आखिरकार सरकार के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने फ्रेजर को कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से इस केस को बंद करने के लिए कह दिया। अब फ्रेजर ने वहां तो हामी भर दी, लेकिन वो इस केस को सुलझाए बिना मानने वाला नहीं था। उधर मैडेलिन बैंक के मालिक आर्थर से मिली और उसे बताया कि रसल ने वो खुफिया फाइल चुरा के अपने पास ही रख ली है, ताकि आर्थर उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पाए। असल में उस फाइल के अंदर आर्थर के खिलाफ सबूत थे कि कैसे उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान एक संगठन के साथ बदसलूकी करके नाजियों से करोड़ों रुपए कमाए थे। अब इसके बाद हम लोग फिर से रसल को देखते हैं, लेकिन वो जेल में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में था। असल में जब उसने तिजोरी से फाइल चुराई तो उसने बैंक के मालिक के पेशकीमती हीरे भी चुरा लिए थे, और वो फिर एक बैंक के अंदर ही खुफिया कमरे में छिप गया।
इस घटना के पूरे एक हफ्ते बाद उसके साथी उसे बैंक से लेने आए, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फ्रेजर भी बैंक के अंदर जा रहा था और अचानक से उसकी टक्कर रसल से हो गई। पर फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाया और रसल वहां से आराम से बाहर निकल गया। उधर फ्रेजर ने बैंक में आर्थर की तिजोरी खुलवाई तो वहां पर उसे एक हीरे वाली अंगूठी और एक कागज मिला जिस पर लिखा था कि अंगूठी का पीछा करो। अब वो सीधा आर्थर से मिलने पहुंचा और उसे इस अंगूठी के बारे में पूछा, लेकिन तभी उसने देखा कि असली हीरा तो उसकी ही जेब में था। और तभी फ्रेजर को एहसास हुआ कि बैग में वो जिस आदमी से टकराया था वो रसल ही था और कोई नहीं। आखिरकार रसल ने अपनी बात पूरी कर दी कि वो उसकी आंखों के सामने से निकल गया और फ्रेजर को भनक भी नहीं पड़ी। लेकिन रसल तो वहां पर फाइल के अलावा और कुछ चुराने आया ही नहीं था।